वेलकम टू एडुसिफी, जहाँ हिस्ट्री बोरिंग नहीं एकदम ब्लॉकबस्टर होती है। मैं हूँ तन्वी सिंह, आपकी हिस्ट्री नेविगेटर, जो आज आपको लेके चलेगी आपके एक धमाकेदार टाइम ट्रेवल पे, जहाँ पे किंग्स बेचारे बहुत परेशान हैं और पब्लिक फुल ऑन रिवॉल्ट के मूड में है। यूरोप एक लाइव रिवॉल्यूशन जोन बन चुका है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जहां यूनिटी, पावर, एक नया सोच, नेशनलिज्म है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब ये नेशनलिज्म क्या होता है। तो आगे हम लोग अब पढ़ेंगे कि वो नेशनलिज्म होता क्या है। देखिए, हमारे सामने ये क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशनलिज्म। तो हम लोग इस बोरिंग से डेफिनेशन को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे मान लो दोस्तों कि नेशनलिज्म एक ऐसी सोच है जो लोगों को एकता और अपनी पहचान का एहसास दिलाते हैं। जब लोग एक जैसे भाषा, संस्कृति और इतिहास शेयर करते हैं, तो उनका एक नेशन स्टेट बनने का जज्बा बढ़ता है। इनका इसका मतलब ये है कि एक कंट्री सिर्फ राज्य और राजा से नहीं बनता, बल्कि वहाँ के लोगों की एकता और संवेदना भी उसका हिस्सा होती है। एग्जाम्पल, 19th सेंचुरी में जर्मनी और इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन इसी नेशनलिस्ट मूवमेंट की वजह से हुआ था, जिसमें छोटी छोटी रियासतें एक बड़ी कंट्री का हिस्सा बनी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हमारा एक सवाल है आपसे। हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इंस्पायर पीपल टू फॉर्म देयर ओन नेशन स्टेट। ये जो आइडिया है नेशनलिज्म का, वो लोगों को कैसे इंस्पायर किया उनके खुद के नेशन स्टेट के लिए। तो इस चैप्टर में हम लोग नेशन स्टेट्स भी पढ़ेंगे और वो होता क्या है वो भी पढ़ेंगे ब्रीफली। अब हमारे सामने है दो क्वेश्चन। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ यूरोप वाज फ्रेगमेंटेड इनटू वेरियस किंगडम, इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। ये दो क्वेश्चन है, यूरोप कैसे फ्रेगमेंटेड हुआ अलग अलग किंगडम्स में और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन से। तो यूरोप छोटी छोटी रियासतों में कैसे बटा। 19th सेंचुरी से पहले यूरोप एक सिंगल नेशन नहीं था, बल्कि कई अलग अलग राज्य, रियासतें और साम्राज्य थे, जो कि अलग अलग राज्यों के कंट्रोल में था। हर जगह अलग अलग भाषा, संस्कृति और राजनीति थी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये है कि जर्मनी और इटली जो है वो छोटी छोटी राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी के 300 से ज्यादा इंडिपेंडेंट स्टेट थे और अलग अलग राजा उस पे राज्य करते थे, अलग अलग स्टेट्स थे, अलग अलग किंगडम्स थी, जैसे अलग अलग रीजन में बटा हुआ था। और उसमें से एक है ऑस्ट्रियन एम्पायर, जो कि हंसबर्ग डायनेस्टी के अंडर था। उसमें अलग अलग एथनिक ग्रुप जैसे कि हंग्री और रोमानियंस थे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। Habsburg controlled multiple regions with different ethnic groups like Germans, Hungaries, Italians, and slaves. But French, but फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन, ये इनसे पहले नेशन स्टेट बन चुका था, लेकिन जर्मनी और इटली जैसे देश अभी भी फ्रेगमेंटेड थे, यानी बिखरे हुए थे। अब जानते हैं फ्रेगमेंटेशन का रीजन क्या था भला। फ्यूडल सिस्टम, ये था रीजन। सिर्फ एक रीजन नहीं था, और भी थे, बट सबसे पहला था फ्यूडल सिस्टम, जहाँ पे राजा और जमींदार अलग अलग जगह कंट्रोल करते थे। दूसरा रीजन था अलग भाषा और संस्कृति। हर रीजन में अपनी अपनी भाषा और परंपरा थी, जो यूनिटी को रोकता था। तीसरा रीजन धार्मिक विवाद, जो कि कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट धर्मों। आप सब ने ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्मों के बारे में सुना ही होगा, जो कि धर्मों के बीच झगड़े हुए, जिसने लोगों को डिवाइड कर दिया। फॉरेन रूल, अब बेचारे फॉरेनर्स तो रुकेंगे नहीं ना हमारे
कमजोरी का तो वो फायदा उठाएंगे ही। तो फॉरेन रूल, ऑटमन एम्पायर ने ईस्टर्न यूरोप के कुछ हिस्सों पे राज किया और ऑस्ट्रियन और प्रोशिया जर्मन रीजन के कंट्रोल ऑस्ट्रिया और प्रूशियन जर्मन रीजन पे कंट्रोल रखता था। अब देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या क्या हुआ, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नेशनलिज्म पर क्या असर हुआ। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक बड़ी घटना थी जो नेशनलिज्म को यूरोप में फैलाने का कारण बनी। इसने मोनार्की के खिलाफ आवाज उठाई और लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी यानी कि आजादी, समानता और भाईचारा जैसे विचार दिए। इसका इम्पैक्ट क्या क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बेचारे राजा जो राज किया करते थे हम प्रजा पे, उनका अंत हुआ, यानी कि मोनार्की का एंड हुआ। राजा की जगह लोगों की सरकार बनी, डेमोक्रेसी। नेशनलिज्म का विकास हुआ, लोगों को अपनी नेशन की पहचान मिली और उन्हें अपने देश के लिए लड़ना उन्होंने अपने देश के लिए लड़ना शुरू किया। इसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा नेपोलियन बोनापार्टे का। नेपोलियन बोनापार्टे का उदय। इस रिवॉल्यूशन के बाद नेपोलियन एक शक्तिशाली लीडर बना जिसने नेशनलिज्म को और बढ़ावा दिया। नेपोलियन कौन था और उसका क्या योगदान थे? तो सबसे पहले नेपोलियन जो था एक फ्रेंच मिलिट्री लीडर और एम्पायरर था जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पावर में आया और पूरे यूरोप को नेशनलिज्म फैलाने में बढ़ावा दिया और योगदान दिया। उसके इम्पोर्टेंट क्या क्या काम थे? उनके कुछ इम्पोर्टेंट काम थे जिसकी मदद से हमारा नेशनलिज्म का स्प्रेड हुआ, यानी कि फैला। तो ये थे कुछ उनके योगदान। सबसे पहला था कि नेपोलियनिक कोड। ये क्या होता है? ये 1804 में ये एक नए कानून का सेट था जो समानता और न्याय पे बेस्ड था। यूरोप और नेशनलिज्म फैलाया। उसने जर्मनी, इटली जैसे रीजन में एकता का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो बाद में उसके यूनिफिकेशन का रीजन बना। बड़े साम्राज्यों को हरा दिया और उसने ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और स्पेन जैसे देशों से लड़ा और अपना रूल इस्टेब्लिश किया। मॉडर्न वॉरफेयर इंट्रोड्यूस किया नेपोलियन ने। नेपोलियन की आर्मी नए स्ट्रेटजीज यूज करती थी और आज भी मिलिट्री स्टडीज का हिस्सा है। अब नेपोलियन का डाउनफॉल कब हुआ? तो उसका डाउनफॉल हुआ 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में। नेपोलियन बेचारा हार गया और उसे एग्जाइल यानी कि देश निकाला दे दिया गया। इसके बाद भी उसके विचार और रिफॉर्म्स यूरोप के कई देशों में बने रहे। कंक्लूजन। नेशनलिज्म ने यूरोप को छोटी 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 रियासतों से निकाल एकीकृत देश बनाने में मदद किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन के विचारों ने जर्मनी और इटली जैसे देशों को यूनाइट होने का रास्ता दिखाया। इस वजह से 19th सेंचुरी का यूरोप एक नया पॉलिटिकल और कल्चरल दौर में शुरू हुआ जिसमें लोगों की भावना और एकता एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनी। थैंक यू। History is not just about the past. It's the key of understand the future. इतिहास सिर्फ एक पास्ट नहीं है, पास्ट की कहानियां नहीं है, वो एक चाबी है जो हमारे फ्यूचर को समझने में मदद करती है। इसी वीडियो से हम आज का ये इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th के चैप्टर 1 हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे नेशनलिज्म और कैसे बढ़ा और वहाँ के पॉपुलेशन ने कैसे रिवॉल्यूशन करके अपना आज़ादी, अपना हक लिया। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।